आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट जो हमारा पेपर सॉल्व हो रहा था S14 पेपर 22, ठीक है। ये पेपर हमने लास्ट सॉल्व किया था। इसमें हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is a 0.630 gram sample of a hydrated ethane dioic acid। ठीक है, ये मोल्स का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चों को मोल्स में प्रॉब्लम है, तो चलें यहाँ पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6.30 ग्राम सैंपल ऑफ अ हाइड्रेटेड ईथेन डायोइक एसिड। ये हाइड्रेटेड ईथेन डायोइक एसिड है, was dissolved in water and the solution made up to 250 cm3। ठीक है, आपके पास ईथेन डायोइक एसिड का वॉल्यूम मास कितना है, 6.30 ग्राम, और इसको आपने डिजोल्व किया है किसमें, पानी में, और पानी में डिजोल्व करके सोल्यूशन कितना बना लिया, 250। नेक्स्ट कह रहे हैं 25 cm³ सैंपल ऑफ दिस सोल्यूशन वाज एसिडिफाइड एंड टाइट्रेटेड विद 0.1 मोल पर dm³ पोटेशियम मैंगनेट। यानी आपने जो 250 cm³ सोल्यूशन बनाया है उसमें से 25 cm³ आपने एक्सट्रैक्ट किया और उस 25 cm³ को एसिडिफाई किया, मतलब उसमें एसिड ऐड किया, और देन फिर उसको टाइट्रेट कर रहे हैं विद 0.1 मोल पर dm³ KMnO4 solution। So 20 cm³ of this potassium manganate solution was required to react fully with ethane di-OH ion। ठीक है, तो KMnO4 की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोल पर dm³ और उसका वॉल्यूम कितना लग रहा है, 20 cm³। The MnO4 ions in the potassium manganate oxidize the ethane di-OH ions। ठीक है, तो मैंगनेट आयन जो है ये इथेन डाइओएट आयन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑक्सीडाइज इन द सेंटेंस अबव। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम सिंपल कह सकते हैं कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है दैट मींस ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीट एंड बैलेंस द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैंगनेट आयन एंड द ईथेन डाइओएट आयन। तो आपने ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। ठीक है, और इक्वेशन बैलेंसिंग के हमने डिफरेंट वेज देखे थे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको, अच्छा, आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अगर आप MnO4 को देखें, MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन -2 होता है, -2 × 4 ऑक्सीजन कितना होगा, -2 × 4 ये हो गया -8, और क्योंकि ओवरऑल चार्ज इसमें -1 है तो Mn का चार्ज क्या हो जाएगा, +7। तो हम कह सकते हैं Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास Mn गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपने जो सिंपल जो है वो क्या करना है, क्योंकि मैंगनीज जो है ये +7 से किसमें ऑक्सीडाइज होगा, दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू Mn2+। तो आप जस्ट सिंपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं Mn2+। ये आप याद रख लें, मैंगनीज +7 से +2 में ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये +7 से +2 में आ गया, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन। और फिर उसके बाद C2O4 कार्बन, अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन -2 × 4 -8, ओवरऑल आंसर -2 लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन +3, ठीक है, +3 × 2 +6 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 8, आंसर आएगा -2। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पे -2 × 2 -4 +4। तो कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 से +4। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और टोटल अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन हैं, टोटल हमारे पास 10 कार्बन हैं, 5 2 10। तो ईच कार्बन इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 Mn है, आपने इसको बैलेंस कर दिया, ये 2 Mn हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली बैलेंस करना है हाइड्रोजन को और वाटर को। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 5 4 20, ठीक है जी, और 2 4 यानी ये 5 4 20 और 2 4 8,
तो 20 प्लस 8 28 हो गए, 10 2 ज़ा 20, 20 तो यही होगा तो 8 ही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास 8 ऑक्सीजन ये और 10 2 ज़ा 20, टोटल 28 हो गए। देन 8 2 ज़ा 16, 16 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या लग जाएगा 16H प्लस, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। हाँ जी, क्लियर है ये बात? और ये 5 इलेक्ट्रॉन भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। जी बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? वाटर तो सिंपल हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस किए हैं। आप रिएक्टेंट साइड पे काउंट कर लें कि कितने ऑक्सीजन है। ठीक है, आप रिएक्टेंट साइड पे सिंपल काउंट करें। 5 4 ज़ा कितने हो गए 20, 20 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए, फिर 2 4 ज़ा 8, तो 20 प्लस 8 कितने हो गए 28। ठीक है, यहाँ पे 10 2 ज़ा 20 ये थे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 20 प्लस 8, ये कितने हो जाएंगे 28। ठीक है जी, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस हो गए थे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Mn यहाँ पे 2 Mn थे, आपने इसको 2 कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, दोनों तरफ 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंगनेट आयन यूज्ड इन द टाइट्रेशन। मोल्स ऑफ मैंगनेट निकालने। अब देखिए मैंगनेट के आपके पास क्या है, मैंगनेट में यहाँ पे इन्होंने आपको मैंगनेट की कंसंट्रेशन दी है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। पोटेशियम मैंगनेट, थोड़ा सा इसमें ये देख लें, इन्होंने आपको KMnO4 की कंसंट्रेशन दी है, बट KMnO4 में यानी अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं KMnO4 को तो क्या मिलेगा K प्लस एंड MnO4 माइनस, तो जो मोल्स इसके हैं वही मोल्स इसके आएंगे क्योंकि रेशो 1:1 का है। तो हमारे पास KMnO4 की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना लगा है 20। तो अगर एक चीज का वॉल्यूम गिवन है, लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है, लिक्विड की कंसंट्रेशन गिवन है, तो मोल्स निकालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, वॉल्यूम कितना लगा है 20 डिवाइडेड बाय 1000। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जी, क्या आंसर आ रहा है? 2.00 इंटू 10 पावर माइनस 3। हाँ जी, सबके पास यही आंसर आ रहा है, ये मोल्स आ गए। ठीक है, अगर आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम है, लिक्विड की कंसंट्रेशन है, तो आप डायरेक्ट C इज इक्वल्स टू N/V से मोल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यूज द इक्वेशन इन A2। A2 में जो आपने इक्वेशन बनाई है, दिस इक्वेशन, यूज द इक्वेशन इन A2 एंड योर आंसर टू B1। B1 में आपने मैंगनेट के मोल्स कैलकुलेट किए, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 इथेन डाइओएट आयन present in the 25 cm cube sample of the solution used। तो देखिए आपने MnO4 के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं इथेन डाइओएट के मोल्स कैलकुलेट करें। तो अगर आप इक्वेशन देखें तो MnO4 और इथेन डाइओएट का रेशो क्या है, MnO4 माइनस और C2O4 2 माइनस, दोनों का रेशो क्या है 2:5। So 2 moles of MnO4 reacts with 5 moles of C2O4। और हमारे पास MnO4 के मोल्स आ चुके हैं, which is 2 into 10 power minus 3। तो इसके मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं x। तो इसको अगर आप रेशो मेथड से सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 5 into 10 power minus 3 मोल्स ऑफ इथेन डाइओएट आयन। जी, यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड इथेन डाइओएट आयन इन 6.30 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। हाँ जी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना सर? मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक
क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल सैंपल था वो 6.30 का था, जिसे आपने पानी में डिसॉल्व किया था और 250 बनाया था, और फिर इस 250 में से 25 cm³ को टाइट्रेट किया था विद KMnO4। तो 25 में आप ऑलरेडी मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने? 5 × 10 पावर -3। तो अगर ये 25 में है तो 250 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम 25 में कैलकुलेट कर चुके हैं कि 5 × 10 पावर -3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 25 cm³ ऑफ सोल्यूशन। तो 250 में कितने हो जाएंगे? तो ये आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस वुड बी 5 × 10⁻² -2 मोल्स, दैट इज इक्वल्स टू 6.30 ग्राम। जी ठीक है बेटा, देखें ये सब बैक टाइट्रेशंस कहलाती हैं। दीज आर बैक टाइट्रेशंस, कि आपने एक एक करके स्टेप पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा है तो मोल्स का क्वेश्चन प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ दिस हाइड्रेटेड इथेन डायोएट। कैसे कैलकुलेट करें? सर मास को मोल्स के नंबर से डिवाइड करा दें। हाँ जी बिल्कुल, मतलब सिंपल आपने रेशियो बना लेना है। आपको ये पता लग गया है कि 6.30 ग्राम ये मास कितने मोल्स के बराबर है? 5 × 10 पावर -2 मोल्स के बराबर है। तो mr क्या होता है? mr मीन्स मास ऑफ 1 मोल। तो मुझे ये मालूम हो चुका है कि 5 × 10 पावर -2 मोल्स, ये इनका मास कितना है? 6.30 ग्राम। तो एक मोल का मास कितना होगा? जस्ट सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एटॉमिक मास को, रिलेटिव फार्मूला मास कह लें, कुछ भी कह लें। तो x इज इक्वल्स टू 6.30 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² -2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 126। ठीक है जी, दिस वुड बी 126। नेक्स्ट है द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस इथेन डायोएट इज। अब देखें ये आपने कैलकुलेट किया हाइड्रेटेड का, जिसमें वाटर भी मौजूद है, H2O भी मौजूद है। ये कह रहे हैं एनहाइड्रस का मास है, H2C2O4 का मास है 90। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस टोटल का मास आपने कितना कैलकुलेट किया है? टोटल का मास है 126, और इसका मास ही कितना बता रहे हैं? इसका मास है 90। तो वाटर का मास कितना हो गया? 126 - 90 दैट इज इक्वल्स टू 36। इसको डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो वाटर के मोल्स मिल जाएंगे 2। तो दैट मीन्स x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। The elements in the period 3 of the periodic table, ठीक है, पीरियड 3 की बात हो रही है, shows variation in their behavior across the period. The bar chart below shows the variation of melting point. Variation of melting point show कर रहे हैं of the elements across period 3. ठीक है, ये period 3 के elements हैं, इनके melting points का trend आ रहा है. In each of the following part of this question, you should clearly identify the interactions involved and where appropriate explain their relative magnitudes. Explain the general increase in melting point from sodium to aluminum. Sodium से aluminum अगर आप देखें तो melting point बढ़ रहे हैं. Why there is a general increase? मेटेलिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। ठीक है, यानी बेसिकली आपके पास सोडियम टू एल्यूमिनियम मेटालिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम. स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन increases from sodium to aluminum because increasing cationic charge due to
इंक्रीजिंग कैटायनिक चार्ज, जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2, इस पे +3। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम फॉस्फोरस टू आर्गन। जी, वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम फॉस्फोरस टू आर्गन। इनके मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है? Why the melting point is generally low? Why low melting point? Simple molecular है, ठीक है? तो as they are simple structures, so they have van der Waal forces present. ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस कौन सी इन्वॉल्व है? जैसे वहां मेटालिक बॉन्ड था, यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल फोर्स इज इन, कहाँ पे होगी? सल्फर। सल्फर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन हैज अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एनी अदर एलिमेंट इन द पीरियड। व्हाई सिलिकॉन हैज द मच हायर मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज it has a giant covalent structure. Giant covalent structure. The graph below shows the variation of the first ionization energies across the period. ठीक है, तो ये ionization energies की बात तो हम पहले ही इतनी बार कर चुके हैं, मैं इसको skip करता हूँ। Why the first ionization energy of argon is greater than that of chlorine? हाँ जी, आर्गन की ionization क्लोरीन से ज्यादा क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मुश्किल होगा। Why the first ionization energy of aluminum is less than that of magnesium and sulfur is less? मेरे ख्याल में ये तो सबको क्लियर होंगे। हाँ जी बेटा, ये डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। सबको क्लियर है ये? जी, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा, नहीं तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड टू गिव अ वाइड वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। Give the name of one physical process and one chemical process carried out during the processing of crude oil. G. One physical and one chemical. One physical process and one chemical process. Fractional distillation is the physical process. ठीक है जी. Fractional distillation is the physical process and cracking is the chemical process. ठीक है जी, सही हो गया। Cracking is the chemical process. Alkanes and alkenes can both be obtained from crude oil. Explain why alkanes are unreactive. Explain why alkanes are unreactive. अब देखिए ये 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? Explain why alkanes are unreactive. Fully saturated and sp3 hybridized. सबसे पहली बात तो they have strong sigma bonds between carbon-carbon and carbon-hydrogen. First point. And the second point is they are non-polar. Okay? Just remember this thing. Whenever they ask you about the unreactive nature of alkanes and total marks of the question, total 2 marks for the question, then aapne simple, you have to describe the strength of the bond, strong sigma bonds and polarity. These 2 factors will affect the reactive nature.
All right. Next is state the bond angles in a molecule of ethane. Bond angle in a molecule of ethane is 109.5 and in ethene 120. ठीक है. State the shape of each molecule in terms of arrangement of the atoms bonded to each other. Ethane is tetrahedral and ethene is trigonal planar. Explain why these molecules have different shapes in terms of the carbon-carbon bonds present. Ji, why these molecules have different shapes? Because now obviously आप सबको मालूम है कि they have different shapes. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा different type of question है. Just आपने in terms of carbon-carbon bonds बात करनी है. तो आप simple कह सकते हैं कि 4 sigma bonds in ethane. There are 4 sigma bonds in ethane, but in ethene there are 3 sigma bonds and 1 pi bond. The question was to explain why these molecules have different shapes in terms of carbon-carbon bonds. तो हमने सिंपल कह दीजिए ethane में sigma bonds हैं, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि in ethane it has single bond, in ethane it has double bond. तो आप किसी भी तरह से इसको explain कर सकते हैं. Now use a series of equations to describe the mechanism of the reaction of ethane with chlorine. Ethane with chlorine to form chloroethane. Name the steps in the process. ठीक है जी. तो पहले आप स्टेप्स को नेम कर दें, इनिशिएशन, या आप हेडिंग्स के साथ साथ करते जाएं. इनिशिएशन में क्या होना है? क्लोरीन ब्रेक्स इनटू 2Cl, या आप इसको मैकेनिज्म की तरह से शो करें, क्लोरीन ब्रेक्स इनटू 2Cl डॉट. ठीक है, दिस ब्रेक्स होमोलाइटिकली एंड देन Cl. अगला स्टेप क्या है? Propagation is when Cl free radical reacts on ethane C2H6 to give C2H5 free radical plus HCl, and then C2H5 free radical reacts on another chlorine molecule to give C2H5Cl plus chlorine free radical. और लास्ट स्टेप क्या है? टर्मिनेशन. तो देखिए ये टोटल 5 मार्क्स हैं. 1 मार्क्स हो गए स्टेप्स की नेमिंग के, 1 मार्क यहाँ मिल गया आपको, 2 मार्क यहाँ हो गए, 2, 1, 2, 3, 4, और लास्ट मार्क के लिए आपको टर्मिनेशन की कोई भी एक इक्वेशन लिख दें. तो लेट्स सपोज आपने लिख दिया जी कि C2H5 इथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद क्लोरीन फ्री रेडिकल टू गिव C2H5Cl. ये आपने कंप्लीट मैकेनिज्म लिख दिया. ठीक है जी. Next है write an equation to show how butane could be produced as a byproduct of this reaction. जी. जब 2 इथीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे ना, जब 2 इथाइल फ्री इथाइल सॉरी C2H ठीक है जी. क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन P with the formula C6H12 readily decolorize bromine. ठीक है, आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है P with the formula C6H12. It readily decolorizes bromine. On reaction with hot concentrate किया है, we get a single organic product Q is obtained. Q gives an orange PPT. Q gives an orange PPT when reacted with 2,4-DNPH. यानी आपने
P को ऑक्सीडाइज किया तो we get Q reacts with 2,4-DNPH and give an orange PPT but has no reaction with Tollens reagent. Explain these observations. Observations को आपने explain करना है. Explain these observations. तो first of all, as it decolorizes, या आप कह लें कि सबसे अच्छा टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने 4 मार्क्स हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस कितनी है टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि जी एज इट डीकलराइज sp इज एन अल्कीन। आज बेटा स्क्रीन शो हो रही है सबके पास? जी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। तो sp decolonizes bromine, that means it is an alkene, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इट ऑक्सीडाइजेस KMnO4, ठीक है जी। एंड यानी आप यहाँ देख लें कि आपने P को ऑक्सीडाइज किया है, P को जब आपने ऑक्सीडाइज किया है विद KMnO4, वी गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। Q has a carbon, Q is a carbonyl compound, ठीक है, and it does not react with Tollens reagent, that means Q is ketone, ठीक है। और P को आपने ऑक्सीडाइज किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरा इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। एक हाँ जी, तो अब आपके पास P था, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया विद हॉट KMnO4, तो आपको क्या मिल रहा है Q, और Q reacts with DNPH, it reacts with 2,4-DNPH but does not react with Tollens reagent और Fehling solution जो भी है, ठीक है। तो that means Q is a ketone, और P को जब आपने ऑक्सीडाइज किया है तो आपको सिर्फ Q मिला है, that means P is a symmetrical alkene, P is a symmetrical अल्कीन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी भी अल्कीन को हॉट KMnO4 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन हो तो फिर आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, और इस किस्म का जो अल्कीन होगा ये सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा। तो दैट मीन्स कि P क्या है, P इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन, P सिमेट्रिकल अल्कीन है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है जी। तो अब ये कहने के formula of P and give its name. P का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो P में टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 4, 5, 6, ठीक है। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, चलें ये सिमेट्रिकल अल्कीन तो बन गया, लेकिन क्या इसको हम बेटा टर्मिनल पे अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो आपको सिर्फ मतलब ये कह रहे हैं कि सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट Q इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब अगर टर्मिनल पे लगाते हो तो फिर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इस केस में टर्मिनल पे नहीं हो सकता। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन तो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये दोनों कार्बन एटम्स जो हैं, ये दोनों कार्बन एटम्स किसके साथ कनेक्टेड है? ये
कार्बन के साथ, यानी हमने यहाँ से ये हटा देना है और यहाँ से भी ये कार्बन हटा देना है, और अब जो आपके पास दो कार्बन बच गए, एक कार्बन आपने यहाँ लगा दिया और एक कार्बन यहाँ लगा दिया। तो अब अगर आप देख लें तो ये C6H12 भी बन गया। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ तो ये भी कीटोन में कन्वर्ट होगा, दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड दिस विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात ये? स्ट्रक्चर वापस समझा दूं या देखिए, स्ट्रक्चर में हमें ये मालूम है कि C6H12 है। ठीक है, अब C6H12 है और तो मतलब आपने पहले तो, और एक ही इसमें डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर होंगे, तो आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब आप सोचो अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो ऑब्वियसली ये भी कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये भी कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों के साथ एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो अगर इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज करना है तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ दोनों कार्बन होने चाहिए। तो ये दोनों कार्बन हमने इसके साथ अटैच कर देने, तो इसलिए मैंने ये कार्बन यहाँ से भी हटा दिया और ये कार्बन यहाँ से भी हटा दिया, और अब मैंने कह दिया कि ये इसके साथ भी एक कार्बन इसके साथ ही कर दिया। अब आप हाइड्रोजन लगाओ, ये दो हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? सॉरी, ये यहाँ से टूटेगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। हाँ जी, अब क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटीन, ऐसे उसे कहने का 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2 ईन। ठीक है, आपने जस्ट सिंपल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, इस दफा 1 2 3 4, तो एक ब्रांच आ रही है 2 से, एक ब्रांच आ रही है 3, मिथाइल 2,3 डायमिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है 2 के बाद, तो ब्यूट 2 ईन, 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2 ईन। क्लियर हो गई बात? और फिर उसके बाद है ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ Q एंड गिव इट्स नेम। Q क्या था? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो अब अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रोपेनॉन मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ये भी एक CH3, ये भी एक CH3, तो ये ऑक्सीडाइज। तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है, तो स्केलेटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ Q। ये Q का स्केलेटल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ Q इज प्रोपेनॉन। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है, there are several structural isomers of P that also decolorize bromine. Several structural isomers of P that also decolorize bromine, but only 4 of these structural isomers exhibit geometrical cis-trans isomerism. Give the structure of any 3 structural isomers of P that exhibit geometrical cis-trans isomerism. तो आपने P के, P क्या है? C6H12, P is C6H12। इसके आपको 3 ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है, that which will decolorize bromine, ठीक है, and they exist geometrical cis-trans isomerism। तो C6H12 आपको मतलब लेट सपोज हमने ये बना दिया 1 2 3 4 5 6, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? ये CH3 CH H CH2 CH2 CH3,
अब ये P का आइसोमर भी हो गया, इट विल डीकलराइज ब्रोमीन एंड दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक CH3, और इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये आगे। ऐसे ही आपने 2 और बनाने, बन जाएंगे ये। ठीक है, तो ये आप बना लीजिए। करो, फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, ये पेपर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको कंप्लीट कर लें। और कौन से बन सकते हैं? लेट्स से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ये तो हम यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड जो है वो मैंने इसको कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड C2H5 और ये CH3 आ गया। ठीक है जी, ये बन गया CH3, ये बन सकता है। और इसके अलावा क्या बन सकता है कि आप दोनों के साथ लेट सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन CH और CH4, और लेट से इसके साथ हमने ब्रांच यहाँ लगा दी CH3 और ये CH3, ये भी बन सकता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला कल हम दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और रिवीजन क्लास आपकी फ्राइडे वाले दिन होगी। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन 2 घंटे की रिवीजन क्लास करेंगे सेंटर में ही। तो मैं टॉपिक जो है वो मोल्स का टॉपिक है और कैलकुलेशंस, इसके अलावा जो भी पास्ट पेपर्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड, लैटिस एंथैल्पी हो गई, इक्विलिब्रिया हो गया, तो ये जो कैलकुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे।